आज का टॉपिक कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? लेट अस एक्सप्लोर ईच वर्ड इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वर्ड के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है। व्हाट इज बजटिंग? सो बजटिंग इज प्रोजेक्टिंग फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर? वो फ्यूचर जो हमें फेवरेबल हो, क्योंकि बजट हम बना रहे हैं, है ना। तो आज से 1 साल बाद क्या होने वाला है, या फिर आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, हम क्या होने वाला है ऐसा चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमारा बजट होता है, ठीक। तो हम जो चाहते हैं उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन इज बजटिंग। हम किस चीज का बजट कर रहे हैं? हम कैपिटल का बजट कर रहे हैं। नाउ वी हैव डन कैश फ्लो। हम जानते हैं कैपिटल का इनफ्लो भी होता है, कैपिटल का आउटफ्लो भी होता है। तो ये कौन सा कैपिटल है? इनफ्लो प्लस आउटफ्लो। तो अब वापस देखो, कैपिटल बजटिंग क्या होता है? इनफ्लो और आउटफ्लो का फ्यूचर प्रोजेक्शन इज कैपिटल बजटिंग। तो हमें ऐसा बजट करना है जिसकी वजह से हमारा फेवरेबल इनफ्लो क्रिएट हो जाए, और उस इनफ्लो को क्रिएट होने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो कहलाएगा हमारा आउटफ्लो, ठीक है। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट कैपिटल बजटिंग। अभी देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, and these techniques are bifurcated into two types. First one is traditional approach, and second one is what you can say modern approach. इसको बहुत सारे नाम है। मॉडर्न अप्रोच, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एसोसिएटेड अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी पहले मॉडर्न अप्रोच के बारे में सोचते हैं ताकि ट्रेडिशनल को समझना आसान हो जाए। मॉडर्न अप्रोच इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम जानते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? बेसिकली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी का वैल्यू कम होता है, मतलब सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ज्यादा पैसे देके कंपैरेटिवली कम चीज जब मिलती है तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। और फिलहाल इन्फ्लेशनरी कंडीशंस ही चल रहे होते हैं, करेक्ट। तो आज जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा हो सकता है हमें अगले साल इन्वेस्ट करना पड़े, अगर हम अगले साल का प्रोजेक्शन करें तो, ठीक है। कल जो पैसा हमें मिलने वाला है वो आज मिलने वाले पैसे से ज्यादा होगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, ठीक है। सो दैट इज आवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके कैपिटल बजटिंग करते हैं तो हम उसे मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, राइट। अब जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों? ये एक बहुत सीधा साधा अप्रोच है जहां पे किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जहां पे ये नहीं माना जाता कि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी डिटीरियोरेट होगा, ठीक है। सो ट्रेडिशनल अप्रोच इज वेरी सिंपल। एक बहुत प्यारा सा टेक्निक है इसमें, पे बैक पीरियड। एक है पे बैक पीरियड और दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। हालांकि ये वाला टेक्निक ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली अकाउंट्स के साथ एसोसिएटेड है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं, अकाउंट्स के और फाइनेंस के प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एसोसिएटेड अप्रोच में कितने हैं? तो यहाँ पे पे बैक पीरियड है, यहाँ पे वही बन जाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या फर्क होगा दोनों में? पेबैक पीरियड को जब तुम इन्फ्लेशन रेट के साथ देखोगे तो उसका डिस्काउंटिंग हो जाएगा, वो बन जाएगा डिस्काउंटेड पेबैक। सेकंड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड।
थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड लास्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, अब इतने सारे मेथड्स क्यों? बजटिंग तो एक बार ही करना है ना? इतने सारे मेथड्स इसलिए क्योंकि इन अल्टरनेटिव मेथड्स में से किसी एक मेथड को हमें चुनना है जिसे यूज करके हम कैपिटल बजटिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा मेथड यूज करना है, राइट? तो अब इसमें एक चीज होती है कि आपके पास कैपिटल कितना है, क्या कैपिटल पे रेशनिंग है या फिर अनएंडिंग कैपिटल है, करेक्ट? अगर अनएंडिंग कैपिटल है तो उस केस में हम मोस्टली पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास के कैपिटल को रेशनिंग है तो फिर उस केस में हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इट इज वेरी वेरी डिपेंडेंट, जैसे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमें टेक्निक्स यूज करने हैं। नॉर्मली हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज नहीं करते क्योंकि हम 5-10 साल का प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं और हमें पता है कि रुपए की वैल्यू गिरती चली जाती है, करेक्ट? तो आज से 10 साल बाद अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी मिलने वाले हो तो उसकी आज की वर्थ शायद 10 लाख रुपए हो, है ना? तो आज के टर्म्स में 1 करोड़ इज ऑफ नो यूज, करेक्ट? तो इसलिए मुझे मॉडर्न अप्रोच के ही बेसिस पे एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से जाना पड़ता है, राइट? अब एक एक करके देखते हैं। पहले सारे मेथड्स को ना अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह का मेथड यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं पेबैक पीरियड पे। ये सबसे आसान वाला टेक्निक है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। बेसिकली तुम्हारा पूरा एफएम लॉजिक पे चलता है, राइट? और इसमें का ये वाला तो मेरा पसंदीदा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता। ठीक है, तो अब देखो, पेबैक पीरियड का मतलब है कि तुमने जो इन्वेस्ट किया वो कितने समय में वापस आ जाएगा। पे बैक, फर्स्ट यू हैव टू पे, देन यू हैव टू गेट बैक। ठीक है, अगर तुमने 100 रुपीज किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो तुम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम सिर्फ इतना सोच रहे हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट वापस कब आ जाएगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम अ प्रॉब्लम। मैं कहती हूँ कि माय इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखो, जब मैं इन्वेस्टमेंट कहती हूँ तो आई प्रिज्यूम कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स में है, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट एसेट में करती हूँ तो अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, लेट अस से लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years and I would say cash inflow, पहले इवन कैश फ्लो के बारे में सोचते हैं। आई वुड से कि कैश इनफ्लो हर साल का है, चलो 5 तो बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं? तो मैं कहती हूँ कि 4,75,000। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरा जो पे बैक है वो कब आएगा। तो अब देखो, बड़ा सीधा सा सॉल्यूशन है इसका। एक साल में अगर मैं 4,75,000 रुपीज कमाती हूँ तो लेट अस डू 10 lakhs हियर, तो 10 लाख कमाने में मुझे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो कितना समय लगेगा? 10 lakhs डिवाइडेड बाय 4,75,000। व्हाट इज द आंसर? या 10 lakhs divided by 4,75,000 is 2.1053 years. मेक श्योर कि तुम 4 डिजिट्स तक आंसर लेते हो, एक्यूरेसी होती है 4 डिजिट्स तक में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 2.10 years मतलब कितने महीने, तो ये 0.10 ईयर है ना?
0.10 ईयर मतलब कितने महीने, तो बेसिकली 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.1053 इज 1.2636 मंथ्स। तो मैं कह सकती हूँ कि ये हुए 24 महीने, 25.2636 मंथ्स। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो इसे, कैलसी पे 2.1053 ईयर्स लो, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 25.2636 मंथ्स। तो इतने समय में मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा, इसके बाद जो मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पर फिलहाल मैं प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितनी जल्दी मेरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। तो अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं सारे प्रोजेक्ट्स का पेबैक पीरियड चेक करूंगी, और अगर पेबैक पीरियड ही मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे जल्द से जल्द मेरा इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, तो फिर जिसका पेबैक सबसे कम है वो मेरा बेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट होगा और मैं उसके लिए फाइनेंसिंग के ऑप्शंस ढूंढूंगी। ठीक है, ये हुआ प्लेन पेबैक पीरियड, जिसमें हम कहते हैं कि इवन कैश फ्लो है। ठीक, अब एक लेते हैं जिसमें अनइवन कैश फ्लो होगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट सेम रखती हूँ, इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 10 lakhs, लाइफ इज सेम 5 years। हाँ, अभी कैश फ्लो चेंज करते जाएंगे। कैश फ्लो आई वुड से ईयर 1 2 3 4 5। ठीक है, कैश फ्लो यहाँ लिखती हूँ, कैश फ्लो यहाँ लिखा मैंने। तो फर्स्ट ईयर में कितना चाहिए, चलो फर्स्ट ईयर में कमा लेते हैं 3 लाख। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना चाहिए 3,50,000। फोर्थ ईयर में क्या चाहिए, फोर्थ ईयर में लेट अस से 4 लाख कमा लिए। ठीक है, फिर क्या है फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में कितना, सपोज 5 लाख, और यहाँ पे कम हो गया 4 लाख। ठीक, अब अनइवन कैश फ्लो है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती क्योंकि एक ही प्रॉफिट हर साल नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो चेक करूंगी। फर्स्ट ईयर के एंड तक में कितना कमा लिया 3 लाख, सेकेंड ईयर के एंड तक में कितना कमा लिया 3 लाख प्लस 3,50,000 6,50,000। थर्ड ईयर के एंड तक में कितना कमा लिया 10,50,000। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 10 लाख। मुझे चेक क्या करना है कितने समय में वापस आ रहा है ना, तो कितने समय में वापस आ रहा है, थर्ड ईयर खत्म होने से पहले वापस आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मुझे एक्यूरेसी के साथ चाहिए कि एग्जैक्ट पेबैक कितना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मुझे क्या पता चला थर्ड ईयर के एंड में आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ईयर तो पक्का लग रहा है, थर्ड ईयर का एक पोर्शन लग रहा है, पूरा थर्ड ईयर नहीं लग रहा है, करेक्ट। so I would say cash flow by end of year 2 is 6,50,000। ठीक है, यहाँ का फोकस मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसे मैं कंपेयर करूंगी कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 10 lakhs, shortfall to be covered in third year। कितना शॉर्टफॉल है 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 मुझे थर्ड ईयर में कमाना है, करेक्ट। अब थर्ड ईयर में इंडिपेंडेंटली, मतलब क्यूमुलेटिव के बारे में मत सोचो, इंडिविजुअल ईयर के बारे में सोचो, तो थर्ड ईयर में 4 लाख कमाए थे, मुझे उसमें के कितने चाहिए 3.5 लाख। ठीक है, सो आई वुड से अगर एक ईयर में, मतलब मेरा स्पेसिफिक थर्ड ईयर में मुझे मिलते हैं 4 लाख, तो 3,50,000 कमाने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, अच्छा मुझे पता है ये मंथ्स में आने वाला है,
तो मैं एक ईयर को रिप्लेस कर देती हूँ 12 मंथ्स के साथ। करेक्ट? चलो सॉल्व करो। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स अपॉन 4 लाख, तो कितने मंथ्स आ रहे हैं? 10.5 मंथ्स। तो अब मेरा पेबैक पीरियड कितना हुआ? 2 साल तो थे ही पहले से। 2 years 10.5 मंथ्स। करेक्ट? अगर मैं पूरा ईयर में बताना चाहती हूँ तो 10.5 को डिवाइड कर दो 12 से, कितना आया? 0.875। 2.875 years। करेक्ट? समझ में आ रहा है?